आप राजनीति में कैसे आए और इसको कैसे कंट्रोल कहाँ से सीखा? उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक अरोड़ा जी, जो आज कुरुक्षेत्र से विधायक है। क्योंकि मैं भी जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं, तो उनके साथ मेरे पुराने ताल्लुकात थे। उनकी वजह से ही मेरे अभय सिंह चौटाला जी के साथ ताल्लुकात हुए। उनकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको ज्वाइन करवाया कि आओ भाजपा में आगे एक साथ बढ़ो, यहाँ प्रभावित हुए। तो माननीय मनोहर लाल जी उस वक्त हमारे सेक्टर 2 में ही पार्टी का एक कार्यालय है, वहाँ छत पे सर्दियों का टाइम था, धूप के अंदर बैठे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे जब मैं उनसे मिला। और उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा काम मुझे कहा कि ये आपकी जिम्मेवारी आपने करना है। तो वो मेरी एक छोटी सी मुलाकात उनसे उस वक्त थी। चुनाव से पहले सिचुएशन भी बहुत ख़राब हुई थी कि जिस तरह से देखा गया किसान पूरे उनके खिलाफ हो गए थे, तो एकदम से बोला कि उनको हरियाणा से निकालना चाहिए तभी चुनाव जीतेंगे। क्योंकि नायब जी ने जो काम किए 6 महीने के वक्फे के अंदर चुनाव से पहले, जनता ने वो भी देखा। 9.5 साल जो मनोहर जी काम करते रहे हैं, जनता ने वो भी देखा। तो जनता ने देखा कि हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के हित के लिए, हरियाणवी की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बात आशीर्वाद देना बनता है। कामों के लिए आशीर्वाद मिला कि जो आंतरिक कलह था कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा वर्सेस रणदीप सुरजेवाला के, उसका ज़्यादा फायदा मिला आपको? देखिए, स्थिति ये है कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने विधायक दल का नेता चुनना है। लगभग 8-9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, नेता अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन सकते। इस पे भी आएंगे। लेकिन अब अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा की बात की जाए तो वो तो साफ साफ कहते हैं कि फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, हरियाणा के बुरे हाल है, बदतर हाल है। जो जब कांग्रेस की सरकार थी, खुशहाली के नाम से हरियाणा जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में फिरौतियों के नाम पे, गैंग वॉर के नाम पे हरियाणा का नाम आता है। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री रहे 2004 से 2014 तक, उस वक्त क्राइम कितना बड़ा था एक बार नजर डालिए। ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी 2004 और 2014 के बीच में। महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी। ये स्थिति थी। हुड्डा साहब आज बयान वीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय चौटाला भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि लीडरों से जो है उनको भी फ़ोन करके उनको धमकियां दी जा रही हैं। और क्या हरियाणा के डीजीपी सो रहे हैं, सरकार सो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि राम राज्य आ गया है, क्राइम जो है जीरो हो गया है, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि अगर आज कोई व्यक्ति क्राइम करता है, तुरंत कार्रवाई होती है। इस तरह से बाहर जो बैठे हैं गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई या इस तरह के जो हैं, वो उनकी जो धमकियां आती हैं, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि पंजाब में भी स्थिति इसी तरह से फिरौतियों वाली चल रही है और वहाँ पे भी मीडिया सवाल पूछ रहा है सरकार से कि इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हरियाणा पुलिस ने, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, करनाल के अंदर एक अपराध हुआ था। माननीय मनोहर लाल जी तब मुख्यमंत्री थे, जिसने अपराध को अंजाम दिया तो दुबई बैठा था, पुलिस दुबई से पकड़ के ले आई थी। आप समझे? तो ऐसा नहीं है, हरियाणा पुलिस नहीं बख्शती। क्योंकि विपक्ष तो नहीं मान रहा, वो तो कह रहे नशा घर घर बिक रहा है, गलियों में बिक रहा है। आप चिट्टे की बात करें तो हरियाणा में इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गया, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हरियाणा में कंपैरेटिवली अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हरियाणा से इसको जड़ से खत्म कर दें। हरियाणा बार बार पंजाब से पानी मांगता है। पंजाब में जो एक रिपोर्ट आई है कि 2039 में तो भूजल बन जाएगा, मतलब कि वहाँ भी पानी पंजाब में बचेगा नहीं, पानी है नहीं। हरियाणा पानी मांगता है कि हरियाणा पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांगता, हम अपना पानी मांगते। हरियाणा विधानसभा 2024 में भाजपा को बड़ी जीत मिली और उसके बाद जो है कहा जा सकता है कि इतिहास रच दिया। तीसरी बार हैट्रिक मारकर भाजपा ने, अब भाजपा जो है जो हारी हुई सीटों पर है वो मंथन करने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ 10 महीने की सरकार को विपक्ष पूरी तरह से घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। द समर न्यूज़ के पॉडकास्ट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं तपिन मल्होत्रा। आज हमारे साथ नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया सचिव परवीन अत्रे जी। अत्रे जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार तपिन जी। अत्रे साहब, सबसे पहले आप बताइए, एक मीडिया सचिव, मीडिया सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे कहा जा सकता है कंट्रोलर का। आप राजनीति में कैसे आए और इसको कैसे कंट्रोल कहाँ से सीखा?
देखिए तपिन जी, मेरा राजनीति में आना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि छात्र जीवन में मैं राजनीति में सक्रिय रहता था, वो एक अलग विषय है। लेकिन छात्र जीवन के बाद जैसा आमतौर पे हर व्यक्ति के साथ होता है कि वो जिंदगी की जो दौड़ धूप है उसमें लग जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। छात्र जीवन के बाद जीवन की दौड़ धूप में अपना बिजनेस, अपना काम करना। लेकिन जनवरी 2013 के अंदर मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आया, और वो भी एक यूँ कह लीजिए कि ऐसा वाक़या है कि जैसे डेस्टिनी में डिसाइडेड होता है ना कि कोई चीज़ें निश्चित होती हैं, उस तरह से वो हुआ। क्योंकि उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक अरोड़ा जी, जो आज कुरुक्षेत्र से विधायक है। क्योंकि मैं भी जिला कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो उनके साथ मेरे पुराने ताल्लुकात थे। उनकी वजह से ही मेरे अभय सिंह चौटाला जी के साथ ताल्लुकात हुए, तो उनकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। वो भी अचानक एक दिन वो मेरे घर पे आए और कि जी आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, और मैंने पार्टी ज्वाइन की और राजनीति में सक्रिय तौर पे काम करना शुरू कर दिया। माननीय मनोहर लाल जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले, उससे पहले हो चुकी थी, जब माननीय मनोहर लाल जी संगठन मंत्री थे। तो सेक्टर 2 पंचकुला जहां मैं रहता जब आप इनेलो में थे तभी आपकी, हाँ, मेरी उससे पहले से मैं नहीं बात नहीं, मेरी मुलाकात हुई थी जब राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था। उस दौरान सेक्टर 2 पंचकुला जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे शाखा प्रमुख राजीव शर्मा जी हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे। तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि ऐसे से आप चलो और मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो माननीय मनोहर लाल जी उस वक्त हमारे सेक्टर 2 में ही पार्टी का एक कार्यालय है, वहाँ छत पे सर्दियों का टाइम था, धूप के अंदर बैठे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे जब मैं उनसे मिला। और उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा काम मुझे कहा कि ये आपकी जिम्मेवारी आपने करना है। तो वो मेरी एक छोटी सी मुलाकात उनसे उस वक्त थी। लेकिन बाद में जब मैं राजनीति में सक्रिय तौर पे काम करना शुरू किया, तो क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और हम विरोधी पक्ष के अंदर राजनीति कर रहे थे, तो अक्सर मुलाकात राजनीतिक कारणों से होती थी। जैसे कभी कोई ज्ञापन देने गए तो उनसे मुलाकात हो गई, कोई अगर ऐसा पॉलिटिकल इवेंट है तो वहाँ मुलाकात हो गई, तो उनसे इस तरह से मुलाकात होती थी। तो माननीय मनोहर लाल जी का स्नेह कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, उनका प्यार कहिए, तो धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ी और आज मैं आपके सामने उनकी कृपा से बैठा हूँ। तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने आपको ज्वाइन करवाया कि आओ भाजपा में आगे एक साथ बढ़ो, यहाँ प्रभावित हुए? आपने बोला कि राम मंदिर की मुहिम चल रही थी। दो तीन कारण है, मैं आपको बताता हूँ। वो तो पुरानी बात है जब राम मंदिर आंदोलन था। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी और 2014 के बाद की जो राजनीतिक परिस्थिति है, कोई भी विचारशील आदमी होता है ना, वो विचार करता है, लॉजिक जिसको समझ में आता है वो लॉजिक का प्रयोग भी करता है, तुलना करता है। क्योंकि अगर आप सक्रिय राजनीति में हो तो स्वाभाविक है आप ये तुलना तो करोगे कि पहले की परिस्थितियाँ क्या थी, राजनीति पहले किस तरह की थी, आज राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं और वर्तमान सरकार क्या कर रही है। ये स्वाभाविक सी चीज़ है, ये ह्यूमन नेचर भी है। माननीय मनोहर लाल जी ने जिस चीज़ को मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था, हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदला। देखिए, इस बात से मुझे नहीं लगता कोई भी इनकार कर सकता है कि हरियाणा के अंदर राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे, भ्रष्टाचार बहुत था, भाई भतीजावाद, इवन क्षेत्रवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री रहे तो अक्सर आप ये सुनने को मिलता था कि रोहतक से बाहर कभी उन्होंने देखा ही नहीं, तो ये क्षेत्रवाद का एक बड़ा उदाहरण था। उससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनके बारे में भी आप ये बात कह सकते हैं कि किसी ने भिवानी से बाहर नहीं देखा तो किसी ने हिसार से बाहर नहीं देखा। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक रूप से होती थी। माननीय मनोहर लाल जी के कार्यशैली को अगर आप देखें, हरियाणा के अंदर समान विकास, चाहे वो पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर समान कार्य, ये माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली का हिस्सा था। भ्रष्टाचार पे जिस तरह से उन्होंने चोट की, जिस हरियाणा के अंदर नौकरी अगर आपको लेनी है, आपको पैसा देना पड़ेगा या आपकी कोई सिफारिश होगी, इस तरह की हालात हमारे हरियाणा प्रदेश में थे। और हरियाणा प्रदेश इन मामलों में तो मैं तो ये भी कहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय था। माननीय मनोहर लाल जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की, बिना पर्ची बिना खर्ची। आज देख रहे हैं आप कि हरियाणा का युवा जो है अपनी योग्यता पे, अपनी मेहनत से नौकरी प्राप्त करता है। किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
ये जो परिवर्तन किया मनोहर लाल जी ने, इसका नतीजा ये है कि आज हरियाणा का युवा, उसका फोकस पढ़ाई पे है। अभी कुछ दिन पहले CET का एग्ज़ाम हुआ, आपने देखा किस तरह से बहुत बेहतरीन ढंग से एक पेपर हुआ और युवाओं ने इस बात को समझा, जो व्यवस्था माननीय मनोहर लाल जी ने बनाई कि आपको किसी नेता के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, किसी विधायक के दरवाजे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, पेपर दीजिए, अगर आप पेपर क्लियर करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था बना दी। कृषि क्षेत्र में अगर आप देखें, एग्रीकल्चर के अंदर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे 14 फसलों पे किसानों को MSP देना निश्चित किया। जब नायब जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसको बढ़ा के 24 फसलों पे MSP देना निश्चित कर दिया। मतलब किसान के खेत में जो बोया जाएगा सरकार उसे खरीदेगी। ऐसी व्यवस्था हरियाणा के अंदर बना दी जो देश के किसी आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी की शुरुआत से ही सोच ऐसी थी। एब्सोल्युटली आपने कहा पहले, यानी कि चौटालों के वक्त भी उन पर बड़े दोष लगते थे कि पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अपोजिशन पार्टीज थी वो सारे दोष लगाते, चाहे OP चौटाला हो, अभय चौटाला हो, उन पर बड़े दोष लगते थे। चाहे एडमिशन तक की बात की जाती थी, एडमिशन भी किसी ने करवानी है तो पैसे के बिना नहीं। मैंने बताया कि हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की बनी हुई थी। लोग बजाय, बच्चे युवा बजाय पढ़ने के कि हम पढ़ के अपनी मेहनत से एग्ज़ाम दे, वो कॉन्टैक्ट ढूंढते थे कि किसी विधायक की कोई सिफारिश मिल जाए, किसी नेता की कोई सिफारिश मिल जाए, और जिसके पास सिफारिश नहीं होती थी, जेब में पैसे होते थे, वो पैसे लेके चलता था। इस तरह की व्यवस्था तो हरियाणा में थी ना। इसको ख़त्म किसने किया? मनोहर लाल जी ने ख़त्म किया। ये चीज़ तो हम देख ही रहे हैं। और ये कोई एक नहीं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 2014 से पहले हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,37,000 रुपये के करीब थी। आज वो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 3.25 लाख रुपए से ज़्यादा है। 2014 तक अगर हरियाणा की GDP की बात करें, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए थी। आज वो GDP लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। हरियाणा का एक्सपोर्ट 2014 से अगर हम तुलना करते हैं 5 गुना बढ़ चुका है। तो आर्थिक क्षेत्र में जितना का काम हरियाणा के अंदर हुआ, आर्थिक क्षेत्र में जो विकास प्रदेश ने किया, उसका नतीजा आप देख रहे हो। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हो रहा है हरियाणा के, वो तभी हो रहा है ना कि सरकार ने आर्थिक जो हमारा क्षेत्र है उसमें प्रदेश मजबूत हुआ, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम कर रहे हो। भाई पहले बजट पेश करते थे कोई भी वित्त मंत्री, तो वो क्या करते थे कि बजट के अंदर प्रोविज़न करते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का कितना बहुत होता है 15%, इससे ज़्यादा तो कभी किसी ने प्रोविज़न ही नहीं किया। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री भी वो थे, और उन्होंने, मुझे आज भी ध्यान है, पहला बजट पेश किया था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविज़न जो था वो 30% था। 40% तक बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविज़न करने वाले वित्त मंत्री रहे मनोहर लाल जी। तो उससे आप समझ सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। पूरे गुणगान गा रहे हैं मनोहर जो लाल खट्टर जी फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैं मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। अब नायब जी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था, आप उस बजट के ऊपर नज़र डाल के देखिए। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविज़न कर देते हो। लेकिन मनोहर जी की चुनाव से पहले सिचुएशन भी बहुत ख़राब हुई थी कि जिस तरह से देखा गया किसान पूरे उनके खिलाफ हो गए थे, तो एकदम से बोला कि उनको हरियाणा से निकालना चाहिए तभी चुनाव जीतेंगे। ऐसे बीजेपी के जो जिस तरह से सारी चीज़ें सामने आ रही थी। देखिए ये जो है ना, हमारे विरोधियों का चलाया हुआ एक नैरेटिव था। लगातार हमारे विरोधी इस तरह के नैरेटिव पे काम कर रहे थे, इस तरह की बातें करना, और विपक्ष तो चलिए आलोचना करता भी है। लेकिन आप एक बात को समझिए, 2024 के अंदर जब विधानसभा चुनाव होता है, नायब जी बतौर मुख्यमंत्री आ चुके थे। बिल्कुल, बहुत मेहनत की उन्होंने, क्योंकि चुनाव के दौरान मेरी ड्यूटी उनके साथ ही मैं देखता था। बहुत मेहनती आदमी, मतलब सुबह 5 साढ़े 5 बजे से शुरू होकर, वो उनकी रूटीन है। ये नहीं है कि जब चुनाव था तभी करते थे, आज भी वही रूटीन है उनकी। रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, सामान्य सी बात है। एक व्यक्ति जनता के बीच में जाता है, इतनी मेहनत करता है, जनता के बीच में जाके बात रखता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष ये है कि उससे पहले मनोहर जी जो काम हरियाणा में कर चुके थे, मतलब अगर आपकी दुकान में माल होगा तभी तो बेचोगे। बिल्कुल, हमारे पास माल बहुत था बेचने के लिए। हमारे पास इतनी योजनाएं थी जो मनोहर जी ने प्रदेश में लागू की थी। उसके बाद जैसे ही नायब जी को 6 महीने का टाइम विधानसभा से पहले मिला, उन 6 महीनों के अंदर उन्होंने 125 करीब ऐसे डिसीजन लिए जो जनता के हित में थे। तो इतने काम जब कोई सरकार कर दे तो जनता भी तो ये देखती है ना कि इस सरकार को हमें तीसरी बार मौका देना चाहिए। बनी बनाई थाली जो है वो नायब सिंह सैनी जी को मिली और उन्होंने उस पर मेहनत की। उन्होंने भी अपने 6, देखिए एक पक्ष तो वो है कि मनोहर जी की नीतियां जो लागू कर चुके थे, बिना पर्ची बिना खर्ची, जैसे मैंने बताया, आप किसान भाइयों को 14 फसलों पे MSP, नायब जी ने क्या किया, उसको बढ़ा के 24 फसलों पे कर दिया।
युवाओं को नौकरी देने के मामले में आपको चुनाव के दौरान का वाकया याद होगा। उस वक्त लगभग 24,000 नौकरियां थी जो लगनी थी, लेकिन हमारे विपक्षी मित्र जो है वो पहले हाई कोर्ट में गए, फिर वो इलेक्शन कमीशन के पास चले गए कि इसका रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। उनको लगता था कि इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर रोक लगा दी। तब नायब जी ने युवाओं को पब्लिक मंच से ये बात कही थी कि मैं खुद शपथ बाद में लूँगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। आपको ध्यान है, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले युवाओं को जो वायदा किया था वो पूरा किया। तो अगर कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, कोई व्यक्ति जब बतौर मुख्यमंत्री काम करता है, वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करता है, तो जनता उसको आशीर्वाद देती है। इसी तरह से हमें आशीर्वाद मिला, क्योंकि नायब जी ने जो काम किए 6 महीने के वक्फे के अंदर चुनाव से पहले, जनता ने वो भी देखा। 9.5 साल जो मनोहर जी काम करते रहे हैं, जनता ने वो भी देखा। तो जनता ने देखा कि हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के हित के लिए, हरियाणवी की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बात आशीर्वाद देना बनता है। नहीं, कामों तो के लिए आशीर्वाद मिला कि जो आंतरिक कलह था कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा वर्सेस रणदीप सुरजेवाला के, उसका ज़्यादा फायदा मिला आपको? देखिए, एक बात और है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक कलह आप भी आज भी देख रहे हैं। स्थिति ये है कि कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने विधायक दल का नेता चुनना है, लगभग 8-9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, नेता अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन सके। इस पे भी आएंगे, लेकिन मूल मंत्र बताइए, क्या रहा उस समय? गेम चेंजर कौन था? गेम चेंजर मैंने आपको बताया, गेम चेंजर था हमारे पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, चाहे वो मनोहर जी चाहे नायब जी, उन्होंने जो काम किए। नायब जी को थोड़ा समय मिला था, मनोहर जी ने जो काम किए, जो नीतियाँ लागू की, जो योजनाएं हरियाणा के हित में चलाई, उसका स्वाभाविक है लाभ हमें मिलना था। भाई, एक व्यवस्था वो थी जहाँ भाई भतीजावाद था, क्षेत्रवाद था, जातिवाद था, बच्चे नौकरियों के लिए धक्के खाते रहते थे, पैसे और पर्ची के दम पे नौकरी मिलती थी। एक व्यवस्था वो बन गई कि बच्चे अपनी मेहनत से नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक एग्जिट पोल भी आ रहा था साथ साथ की 60 सीटों से ज़्यादा जो है पटाखे भी चल गए कांग्रेस पार्टी के पार्टी ऑफिस में, तो एक एग्जिट पोल था, तो उसको कैसे तोड़ दिया आपने? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ध्यान होगा जब विधानसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था, तो कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार जिनके ऐसे से बयान आए, जिन्होंने ये कहा कि जी मेरे हिस्से में नौकरी आएंगी, 2000 नौकरी आएंगी, मैं 50 वोट पे 1 नौकरी दूंगा, इस तरह के बयान आपने देखे ना, आए थे लगातार। तो जो युवा है प्रदेश का, जो प्रदेश की जागरूक जनता है, जब हम उनको ये बताते थे चुनाव के अंदर कि देखिए हमने बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के हिसाब से नौकरी दी, वो सामने था आपके। दूसरी तरफ ये लोग जो बयान दे रहे हैं कि अगर हमें सत्ता मिल गई तो हम बंदर बांट करेंगे नौकरियों की, ये खुद ही बोल रहे हैं 50 वोट पे 1 नौकरी, आप हमें वोट दीजिए। तो जनता इस बात की तुलना करती है। जनता को ये बात समझ में आ गई कि अगर इनको मौका दे दिया तो ये जंगल राज फिर ले आएंगे। भाई, जनता जागरूक है ना, जनता उनके मुंह से सुन रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। तो युवा क्यों चाहेगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में ले आए जो नौकरियों की बंदर बांट फायदा उठाया? भाई, कोई भी पार्टी स्ट्रेटजी के तौर पे, देखिए स्ट्रेटजी के तौर पे स्वाभाविक चीज़ है। आपके विरोधी के पास कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, उसका इतिहास बहुत काला है। आपके पास योजना भी है, नीति भी है, और आपने इतिहास में काम करके दिखाए हैं, तो स्वाभाविक है इसका लाभ तो हमें मिलना ही था। मैंने जैसे कहा कि मीडिया सचिव, मीडिया सेक्रेटरी होते हैं, इनका बहुत एक कंट्रोलर का रोल होता है। मीडिया बीच में कंट्रोलर आप हो गए और एक साइड पे सरकार। तो इस तरह से कैसे आपको तब लगा कि हाँ सरकार हमारी बन रही है? क्योंकि मैं आपके चुनाव से पहले भी आपके साथ बैठा था, आपने दावा किया था कि तपिन जी हम इतनी सीटें लेके जा रहे हैं, exactly. आप लिख लो। हाँ, आपको ध्यान होगा उस वक्त हम करनाल मिले थे। बिल्कुल। और मैंने तब भी आपको ये बात कही थी कि तपिन जी हम सरकार बना रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। हालांकि मैं तब जिसको भी बोलता था ना, तो बहुत से मीडिया के मित्र जो है ना इस बात पे हल्का सा मुस्कुरा देते थे। उनको लगता था कि यार ये तो अतिशोक्ति वाली बात कर रहा है, या ये तो कांग्रेस की, लोगों को लग रहा था ऐसा। लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी पता थी, क्योंकि जमीन पे हम काम कर रहे थे ना, लोगों के बीच में तो हम जा रहे थे। हम लोगों के रिएक्शंस सुनते थे, लोगों की बात सुनते थे, तो हमें पता लगता था कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है। लोगों का विश्वास जो मनोहर जी ने नीतियां बनाई हैं, जो नायब जी ने काम किए हैं, उसके ऊपर हमें दिखता था। तभी मैं दावे से आपको मैंने बोला था कि हम सरकार बना रहे हैं, और वो आपके सामने नतीजे हैं। तो ये मीडिया सचिव की आप सीढ़ियां कैसे चढ़े? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद, नायब सिंह सैनी जी का विश्वास, प्रमुख कारण तो वही है। मैं मीडिया के साथ
पहले भी काम करता रहा हूँ। जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने मीडिया सचिव के तौर पे काम किया, और मीडिया के बंधुओं के साथ एक कोऑर्डिनेशन, एक रिलेशन पहले दिन से था, क्योंकि मैं पहले दिन से बतौर प्रवक्ता पार्टी के लिए काम कर रहा था। बतौर प्रवक्ता मुझे एक जिम्मेवारी दी हुई थी, तो मेरा एक कोऑर्डिनेशन तो पहले से था, और मेरा मीडिया बंधुओं के साथ एक कांटेक्ट, रिलेशंस, कोऑर्डिनेशन वो पहले दिन से क्योंकि एक बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि जिस पद पर आप हो कि मीडिया के पास क्या जाना चाहिए, क्या चलना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे काम का हिस्सा है, और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो है रियल टाइम प्रेशर के चक्कर में बिना तथ्यों को परखे खबर चला देते हैं, ऐसा भी हुआ है। तो वो हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं, जो जनता तक आवाज़ जानी, क्या जानी है। हाँ, तो वो चीज़ों पे तो वो तो हमारे काम का हिस्सा है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जब रिलेशन अच्छे होते हैं, जब आपके सबके साथ संबंध बहुत बेहतर होते हैं, तो जब आप कोई बात कहते हैं तो सामने वाला आपकी उस बात पे विश्वास करता है, उसको मानता है, उसको पता है कि ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा या मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो तथ्यात्मक रूप से सही ना हो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन और विश्वास है, ये हमें मदद करता है कि हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। तो अब आपने उपलब्धियां गिनवाई अपनी सारी, लेकिन अब अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा की बात की जाए तो वो तो साफ साफ कहते हैं कि फिरौतियां मांगी जा रही हैं, हरियाणा के बुरे हाल है, बदतर हाल है। जो जब कांग्रेस की सरकार थी, खुशहाली के नाम से हरियाणा जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में फिरौतियों के नाम पे, गैंग वॉर के नाम पे हरियाणा का नाम आता है। देखिए, जहाँ तक खुशहाली की बात है, वो मैंने पहले भी बीच बीच में आपको 2-3 चीज़ें एग्जांपल देके बताई है कि उस टाइम की पर कैपिटा इनकम क्या थी और आज की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस टाइम का एक्सपोर्ट कितना था, आज का एक्सपोर्ट कितना है, उस टाइम किसान की कितनी फसलें MSP पे 2 फसलें खरीदी जाती थी, और वो भी केंद्र सरकार खरीदती थी, धान और गेहूँ। इसके अलावा कोई फसल MSP पे नहीं खरीदी जाती थी। हमने 14 की, फिर उसको 24 किया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम लगभग तिगुनी हो जाए, आपका एक्सपोर्ट 5 गुना हो जाए, आपकी GSDP 3 गुना से ज़्यादा हो जाए, किसान की 24 फसलें MSP पे खरीदनी जाने लगे, तो खुशहाली तब थी, अब थी। लेकिन वो कह रहे फिरौतियां मांगी जा रही इस हैं, बात पे आते हैं। बदमाश जो हैं हरियाणा पे राज कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर आलोचना करो तो सकारात्मक करो। अगर आप सकारात्मक आलोचना करेंगे, तथ्यात्मक आलोचना करेंगे, तो हम उसको ऑन करेंगे, हमारे में कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे। लेकिन आप झूठ के दम पे आलोचना करोगे तो वो ठीक नहीं है। क्राइम के बारे में हमें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता लगेगा या स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता लगेगा। आप एक बार NCRB के आंकड़ों पे नज़र डाल के देखो। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री रहे 2004 से 2014 तक, उस वक्त क्राइम कितना बड़ा था, एक बार नज़र डालिए। ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी 2004 और 2014 के बीच में। महिलाओं के प्रति अपराध में 174% की वृद्धि थी। ये स्थिति थी। हुड्डा साहब आज बयान वीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आप जो आपराधिक तत्व थे, जब उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, वो स्थिति बेहतर थी, या आज अगर कोई अपराध करे तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। आपने भी देखा, आपने कहना उनके वक्त कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन हम मैं कार्रवाई कह रहा हूँ कर रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। दिग्विजय चौटाला भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि लीडरों से जो हैं उनको भी फोन करके उनको धमकियां दी जा रही हैं, और क्या हरियाणा के DGP सो रहे हैं, सरकार सो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। जो लीडर को धमकी वाले सवाल पे तो दिग्विजय का बयान बड़ा दूसरी तरह का था। वो बयान अगर आप यहाँ पे बोलेंगे तो मुझे लगता है कि आपके दर्शक भी हंसेंगे। उन्होंने तो बल्कि मजाक उड़ाया था इस बात का, क्योंकि वो विषय उनके चाचा से संबंधित था। दिग्विजय तो मजाक उड़ा रहे थे इस बात का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने मजाक उड़ाया था। लेकिन सवाल ये है कि एक समय वो जब आपराधिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था, और आज समय वो कि अगर देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि राम राज्य आ गया है, क्राइम जो है जीरो हो गया है, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हम ये दावा करते हैं कि अगर आज कोई व्यक्ति क्राइम करता है, तुरंत कार्रवाई होती है। एनकाउंटर होते आपने देखा, गुरुग्राम के अंदर एनकाउंटर हुआ, झज्जर में एक अपराधी को भागने लगा था, पुलिस ने पाँव में गोली मारी। अभी यमुनानगर में कुछ दिन पहले एनकाउंटर। आपराधिक तत्वों को बख्शा नहीं जा रहा, और मुख्यमंत्री जी तो सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुके हैं कि या अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो ये लोग आलोचना करते हैं, इनसे ये पूछिए बयानवीरों से। एक कांग्रेस नेता भी इस तरह का बयान दे रहे थे, और मुझे आज भी ध्यान है कि उन्हीं के क्षेत्र का एक गैंगस्टर 10 साल वो सक्रिय रहा, उनकी आवाज़ नहीं निकली। मनोहर जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उसका एनकाउंटर किया था, तो उस वक्त कांग्रेसियों की आवाज़ क्यों नहीं निकलती थी? तो ये केवल आलोचना इसलिए करना कि आप विपक्ष में बैठे हो और झूठ के दम पे आलोचना करना है, ठीक है, वो विपक्ष करता रहे, जनता सच जानती है।
यानी कि आपने पूरा जो गैंगस्टरवाद है इसको हरियाणा जो सरकार है, पुलिस है, वो पूरी तरह से खत्म पूरी तरह करने से, हाँ 100% पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा पुलिस के उच्च अधिकारियों को बुला के उनको सख्त दिशा निर्देश दे के ये कहा था कि मुझे हरियाणा के अंदर अपराधी नहीं दिखना चाहिए। अगर हरियाणा में कोई अपराध होगा तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको उसके सही स्थान पे पहुंचाया जाए। प्रवीण जी, कैसे देखते हो कि जिस तरह से बाहर जो बैठे हैं गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई या इस तरह के जो है, वो उनकी जो धमकियां आती हैं, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि पंजाब में भी स्थिति इसी तरह से फरोतियों वाली चल रही है और वहाँ पे भी मीडिया सवाल पूछ रहा है सरकार से कि इस पे कैसे कंट्रोल किया जा सके। वो कहते हैं कि हमें सेंटर की एजेंसीज की जो है वो ज़रूरत है, तभी ये नेक्सस जो है इनका ख़त्म हो पाएगा। देखिए तपिन जी, इसमें एक बात तो हमें भी माननी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी, तकनीक का बहुत उपयोग होने लगा। बिल्कुल। विदेश में कुछ लोग जो इस तरह के बैठे हैं वो तकनीक का उपयोग करके इस तरह के फ़ोन करते हैं। पुलिस को उनको ट्रेस करने में उस पर समय लगता है, क्योंकि पुलिस को भी टेक्निकल स्तर के ऊपर जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, फिर एक्चुअल आदमी तक पहुंचना थोड़ा समय लगता है इसमें। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, करनाल के अंदर एक अपराध हुआ था। माननीय मनोहर लाल जी तब मुख्यमंत्री थे, जिसने अपराध को अंजाम दिया तो दुबई बैठा था, पुलिस दुबई से पकड़ के ले आई थी। आप समझे? तो ऐसा नहीं है, हरियाणा पुलिस नहीं बख्शती, क्योंकि सरकार की बड़ी क्लियर और स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी सख्त हिदायत है कि अगर कोई भी अपराधी तत्व कोई भी अपराध करता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे हो या हरियाणा से बाहर हो। सर, जैसे कि नशे की बात की जाए, इस वक्त हर राज्य जो है, अगर हम अपने पड़ोस के राज्य देखें, पंजाब देखें, हिमाचल देख लें, तो ये भी नशे से बचे नहीं। जो वहाँ के युवा हैं उनकी नसों में जो है ये चिट्टा नशा जो है वो घर कर रहा है। तो इसकी क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि हरियाणा सरकार ने, किस तरह से युवाओं को इससे बचाया जा सके? देखिए, इसके ऊपर तो अगर आपको ध्यान होगा, एक क्षेत्रीय स्तर पे भी स्ट्रेटजी बनी हुई है, बल्कि जो जितने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी प्रदेशों ने मिलके एक टास्क फोर्स, एक यूनिट बनाया जिसका पंचकुला में ही ऑफिस है। आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, पुलिस अधिकारी एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि इस तरह के लोगों पे लगाम लग सके। हरियाणा के अंदर बाकायदा पुलिस जो है इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली काम कर रही है। आपको ध्यान होगा, एक बार तो पुलिस ने एक रात के अंदर 100 FIR दर्ज करके 2000 गिरफ्तारियाँ की थी इस तरह के लोगों की, जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो हरियाणा के अंदर बहुत सख्ताई है। हमारे साथ एक समस्या अवश्य है, क्योंकि हमारा जो इलाका पंजाब के साथ टच करता है, क्योंकि पंजाब में ये समस्या बहुत विकराल रूप में है, ये हम सब जानते हैं। मैं भी आप जैसे भाइयों के मीडिया को देखता हूं तो वहीं से हमें जानकारियां मिलती हैं, समाचार पत्रों से इस तरह की खबरें मिलती हैं कि पंजाब में एक बड़ा विकराल रूप इस समस्या ने लिया, जिसका जो इफेक्ट है वो पड़ोसी प्रदेशों पे भी होना शुरू हुआ है। ये एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक स्तर पे प्रयास जो सरकार लगातार कर रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, सामाजिक स्तर पे भी इसके ऊपर प्रयास होने बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे NGOs हैं, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर हैं जिनको हम की पर्सन्स बोलते हैं, जिनकी बात का असर होता है, जनता जिनकी बात पे सुनती है, तो ऐसे लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में तो बाकायदा इस तरह के प्रयास जारी हैं कि एक सामाजिक चेतना पैदा हो लोगों के, वो चेतना पैदा, अवेयरनेस पैदा हो लोगों। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर हरियाणा में विपक्ष तो नहीं मान रहा, वो तो कह रहे नशा घर घर बिक रहा है, गलियों में बिक रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो नशा है इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो ट्रेडिशनल नशा, जिसको एक भाषा में आमतौर पे बोलते हैं, मैं चिट्टे की बात कर रहा हूँ, आप चिट्टे की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में इसके ऊपर हमने बहुत काम किया है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल जीरो हो गया, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हरियाणा में कंपैरेटिवली अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और हमारा प्रयास ये है कि हरियाणा से इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। और प्रवीण जी, जैसे पानियों का मुद्दा आ जाता है, पंजाब से पानी मांगा जाता है, आज भी SYL की जो मीटिंग है वो दिल्ली में है, तो क्या लगता है कि हरियाणा बार बार पंजाब से पानी मांगता है? कि पंजाब में जो एक रिपोर्ट आई है कि 2039 में तो भूजल बन जाएगा, मतलब कि वहाँ भी पानी पंजाब में बचेगा नहीं, पानी है नहीं, हरियाणा पानी मांगता है। देखिए, पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हरियाणा पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांगता, हम अपना पानी मांगते हैं। जो बंटवारे में हमें हमारे हिस्से में पानी आया था, हमें 3.5 MAF पानी मिला था, उसमें से 1.9 MAF पानी हमें मिल रहा है, 1.6 MAF पानी हमें नहीं मिला, जो जिसकी हम डिमांड करते हैं। तो हम पंजाब का पानी नहीं मांगते, हम अपना पानी मांगते हैं। हमें हमारी चीज़ देने में क्या दिक्कत भाई? हमने कभी नहीं कहा पंजाब अपना पानी हमें दे दे। अब पंजाब में अगर पानी की समस्या है तो वहाँ की सरकार की कमी की वजह से है, उनकी गलती की वजह से है।
देखिए हरियाणा में भी हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र जो है डार्क जोन में जा चुका है, ज़मीन का पानी बहुत नीचे चला गया, लेकिन हमने इस समस्या को समझा। माननीय मनोहर लाल जी ने, आपको ध्यान होगा, बाकायदा क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन के लिए योजना बनाई। माननीय मनोहर लाल जी के समय में अगर किसान धान की फसल ना लगा के दूसरी फसल लगाता है, जैसे मक्का लगाता है, 7,000 रुपये प्रति एकड़ उसको सरकार देगी। 1, उसकी क्रॉप की खरीद सरकार करेगी। 2, उसको बीज सरकार मुहैया कराएगी, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। नायब जी ने क्या किया, आते ही इसके ऊपर जोर देना शुरू किया। हमने टारगेट रखने शुरू किए, 1 लाख एकड़ हमने टारगेट बनाया कि 1 लाख एकड़ को हम डाइवर्सिफिकेशन में लेके जाएंगे। किसान भाइयों को समझाएंगे कि आप धान की बजाय दूसरी फसल लगाओ, सरकार आपको सहयोग दे रही है। अमाउंट बढ़ा दी नायब जी ने, ठीक है। पंजाब सरकार क्यों सो रही है? आप अपने पानी को, जो पानी का विवाद, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर भी तो एक चीज़ है ना। आपके पास एक चीज़ है तो आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। वो कह रहे कि 2 महीने पहले आपने, हरियाणा ने पानी खत्म कर लिया, तो फिर हम क्यों पानी दें कि 2 महीने इंतजार करो। वो आप जो बात कर रहे हैं, नहीं वो आप थोड़ा, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। वो जो पानी की वो बात कर रहे हैं कि आपने 2 महीने पहले ख़त्म कर लिया, एक तो वो राजनीतिक बयान था, पॉलिटिकल बयान है। क्या इससे पहले क्या स्थिति थी, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे आंकड़े रख दिए। वो राजनीतिक बयान भगवंत मान का, और मैं तो राजनीतिक बयान से भी आगे जाके कहूंगा कि एक तरह का झूठ था, पॉलिटिकल झूठ जिसको बोलते हैं ना, राजनीतिक झूठ। और वो केवल इसलिए बोला गया कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जो हालात ख़राब होते जा रहे हैं, सरकार से लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो समझ में आना शुरू हो गया उनको। तो उन्होंने देखा कि इस विश्वास को किस तरह से दोबारा लोगों को भ्रम में डाला जाए, पंजाब के लोगों को भ्रमित किया जाए, तो इस तरह के पॉलिटिकल बयान, इस तरह के पॉलिटिकल झूठ बोलने शुरू कर दिए। भाई कोर्ट ने क्या कहा था इसके ऊपर? हमारी डेमोक्रेसी के अंदर हमारी न्यायिक व्यवस्था हमारा आखिरी पड़ाव होता है। अगर 2 लोगों में कोई डिस्प्यूट है तो हम किस पे जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं ना। जब कोर्ट इस बात के ऊपर जो कह रही है उसको सुन लेते भगवंत मान, उसको मान लेते। लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी करके केवल अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशना या राजनीतिक जमीन को दोबारा पाने की कोशिश करना, ये कोशिश मात्र थी भगवंत मान जी की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो सर मतलब कि भाजपा की जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, ये पूरी पटरियों पे चल रही है, तो तेजी से दौड़ रही है। डबल इंजन की सरकार 100% तेजी से दौड़ रही है। आप एक देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को जो उनके सर पे छत हो, जो माननीय मोदी जी ने एक योजना शुरू की, उसको हरियाणा सरकार ने आगे बढ़ाया। कल ही 4,000 के करीब लोगों को बाकायदा डॉक्यूमेंट दिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सर। ये भी बात है कि बीपीएल के कार्ड के जो है वो नाम भी काटे गए हैं, वो भी विवाद हो रहा है। ये भी एक तरह से ना विपक्ष जो है भ्रमित करने का प्रयास करता है। देखिए 2 चीज़ें हैं। जो बीपीएल फैमिलीज कौन होंगी, उसके नियम बने हुए हैं, रूल्स हैं। 1,20,000 रुपये सालाना से अगर किसी की आमदन कम है, केंद्र का नियम ये कहता है। हमने क्या किया था, उस वक्त मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, मनोहर जी ने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया था, क्योंकि प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। अब अगर कोई व्यक्ति जिसकी आमदन 1,80,000 से ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है वो नियमों के तहत उसमें फॉल ही नहीं करता। भाई जब नियमों के तहत आप फॉल नहीं करते तो आपका नाम तो कटेगा। दूसरा, समय के साथ साथ क्योंकि हमारी व्यवस्था हमने ऐसी बना दी, हमारा प्रदेश, हमारा देश आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है, लोगों की आमदन में इजाफा हो रहा है। आज मेरी आय 1,20,000 रुपये या 1,80,000 रुपये, कल मेरी आय बढ़ के अगर 2.25 लाख हो जाएगी तो स्वाभाविक मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इसमें कौन सा गलत था? लेकिन विपक्ष को राजनीति करनी है, मुद्दा कोई है नहीं है, झूठ बोल के सोचते हैं चलो अपनी दुकान चला ली जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद प्रवीण जी। तो ये थे प्रवीण अत्रे जी, जिन्होंने कहा कि जो रेलगाड़ी है जो भाजपा सरकार की हरियाणा की, वो पूरी पटरियों पे चल रही है, और डबल इंजन की सरकार जो है वो रोजगार भी दे रही है, और जो वादे किए थे लोगों के साथ उनको भी पूरा कर रही है।